शुक्रिया सुप्रिय भाई। मणिन जी और दोस्तों, पहली बात तो यही मुझे कहनी है कि जिस भाषा में उन्होंने किताब लिखी है उसी भाषा में मुझे बोलना है। और मैं गारंटी नहीं कर सकता कि मेरी बातें आप समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन वही भाषा है जिसमें मैं बोल सकता हूं। दूसरी बात ये कहनी थी कि देखिए, मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा और जब भी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आता हूं तो अपने विद्यार्थी दिनों में चला जाता हूं। हमारे विद्यार्थी दिनों की विशेषता यही थी, या कह सकते हैं कि मैंने उसी तरह से अपने आप को समझा, वह यह कि हम यह मान कर चलते थे कि हमारे अध्यापक गण सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं। इस बात को आप लोग एकदम मतलब इस रूप में न लीजिए, लेकिन हम इसी रूप में अपने आप को परसीव करते थे कि हमारे अध्यापकगण सिस्टम का पार्ट हो चुके हैं। एक जमाने में वे विद्रोही रहे थे, लेकिन अब हमारे लिए वो सिर्फ गार्जियन की बोझ हो जाए। अपने समय के सवालों से हमें ही जूझना है, और ये कॉन्फिडेंस हम जितना जल्दी अर्जित कर लें उतना अच्छा। तो मैंने जैसा कहा कि मैं थोड़ा विद्यार्थी हो जाता हूं यहाँ आते ही, तो उस मुद्रा में भी मैं आ सकता हूं। तो इसके लिए पहले से मैं मणिन भाई से माफी मांग रहा हूं। बहरहाल, दूसरी बात ये कहनी थी मुझे कि आम तौर पर ये मान के चलना चाहिए कि किताब में जो नहीं है उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। बात इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए कि किताब में क्या है और उसमें क्या समस्या है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि संवाद के लिए खुला हुआ है, तो इसलिए कभी कभी इस पर भी चर्चा कर लेना बुरा नहीं है कि किताब में क्या नहीं है, ताकि जो मूल समस्या है उसकी समृद्धि की जा सके, माने इट कैन बी एनरिच्ड। तो इसलिए हमको ये भी जरूरी लगता है कि कुछ कुछ जो नहीं है उसके बारे में भी बात की जाए। अच्छा, इस सिलसिले में एक सवाल मैं आप लोगों के सामने भी रख रहा हूं, मेरे सामने भी है, और दरअसल बहुत दिनों से ये सवाल है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें मदद करें समझने में। ये जो एसेंशियलाइजेशन है पश्चिमी भारतीय, ये कितना वैलिड है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम भी, जैसे कहते हैं लोग कि ओरिएंट कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे ही ऑक्सीडेंट भी तो एक कंस्ट्रक्शन है। माने जिसको आप पश्चिमी कहते हैं उसमें कल्पना करिए आप कि यूरोप के भीतर भी इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, और उससे बाहर निकलिए तो अमेरिका, इन सब को आप पश्चिमी कह देते हैं। क्या ये सब एक ही हैं? उसी के उलट जब कोई कहे कि भारतीय, तो मैं कहूंगा कि पश्चिमी के उलट केवल भारतीय आप क्यों कह रहे हैं? एक जमाना तो था ऐसा ना, जब जिस बात की उन्होंने जिक्र किया, स्वाधीनता आंदोलन, तो उस जमाने में हम कहते थे एशियाई सभ्यता, यूरोपीय बनाम एशियाई सभ्यता, उस जमाने में हम कहते थे। तो केवल भारतीय पर हम क्यों आ गए हैं?
अब जब एशियाई आप कहेंगे तो आप दिमाग में रखिए कि चीनी, जापानी, इस्लाम, ये जो इतना डाइवर्स है, इसको छोड़ करके भारतीय, ये जो दो कैटेगरीज हैं इस किताब में कंटिन्यूअसली रन कर रही हैं। मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा और मुझे बहुत वैलिड नहीं लगती है ये कैटेगरीज, क्योंकि ये उस कॉम्प्लेक्सिटी को, अच्छा अब चलिए मान लीजिए देशों की बात मैंने की, उलट करके एक और बात, एक ही देश के बारे में, क्या इंग्लैंड के समग्र चिंतन को इंग्लैंड के शासक वर्ग का ही चिंतन कहा जा सकता है? आज जैसे आप संपूर्ण भारतीय मेधा का प्रतिनिधित्व केवल एक पार्टी को नहीं देंगे, उसके विरोधी भी हैं, वे भी क्लेम करेंगे कि हम भी भारतीय हैं, तो क्या ऐसा हमें इंग्लैंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें ऐसा फ्रांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या पश्चिम में पश्चिम के आलोचक नहीं रहते हैं? स्वयं मणिन भाई ने उदाहरण दिया है गांधी जी के हिंद स्वराज का, कि उसमें पीछे की तरफ जितने लेखकों के नाम गिनाए गए हैं वो सब अंग्रेजी में लिखने वाले लोग हैं। यानी पश्चिम भी एक तरह का नहीं है, जैसे पूरब एक तरह का नहीं है, भारत भी वैसे ही एक तरह का नहीं है। उदाहरण के लिए थोड़ा सा निराशाजनक मुझे लगा कि भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन, उनके शब्दों में जिसको वो प्रेफर करते हैं, वो अगर पुरुषार्थ और विकार, तो इसे फिर जिसे हिंदू कहा जाता है उस तक ही सीमित क्यों न माने? एक दूसरी बात कि मणिन भाई भी जानते ही होंगे, याकूब मसीह नाम के एक लेखक थे, दर्शन शास्त्र पर लिखते थे, बिहार के ही थे और हिंदी में लिखते थे। तो उन्होंने निरीश्वरवाद के बारे में लिखा है और उनका कहना है कि भारत में निरीश्वरवाद की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की आस्तिकता की परंपरा है। मैं अभी 6 दर्शनों की बात नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब कि जिसको आप भारतीय दर्शन कहते हैं उसका भी अगर पुरुषार्थ और विकार के ही इर्द गिर्द केंद्रित बनता है तो फिर वह भी एक तरह का रिडक्शन है। अब बात यह है धर्म के बारे में। अच्छा, एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये एक चीज हो गई है, वह यह कि जब से भाजपा सत्ता में आई तो एक तरह का डिफीटिज्म है इंटेलिजेंसिया में, है? और वो बहुत क्लियर है, दिखाई पड़ता है। क्या कि हम क्यों हारे, इसी पर विश्लेषण हमें करना है? अब जब उसी में हमें विश्लेषण करना है तो ठीक है, धर्म की ताकत। कब मार्क्सवाद ने कहा कि धर्म में ताकत नहीं है? खुद ही मणिन भाई ने इस बात को लिखा है कि लोग जनता के लिए अफीम है, इसको तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन वह पीड़ितों के दिल की आह है, इसको याद नहीं रखते हैं। तो इसलिए अगर मार्क्सिज्म का रिलीजन के प्रति कोई दृष्टिकोण है तो उसमें ये दोनों बातें शामिल हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो जो कह लीजिए कि एक धर्म, तो धर्म की ताकत मार्क्सवाद स्वीकार करता है कि धर्म की ताकत है मनुष्यों में, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर फैला। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आधुनिक काल से पहले विद्रोह भी धर्म के आवरण में हुए हैं। और सौभाग्य से मैंने एक ऐसे चिंतक की पुस्तक, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पहली पीएचडी उपाधि पाई,
उन्होंने एमए का डिसर्टेशन अपना लिखा था बीएचयू में रहते हुए प्रोफेसर हर्षवर्धन के निर्देशन में, धर्म की मार्क्सवादी धारणा। तो उसका मैंने संपादन किया है। तो बात यह है कि जो धर्म है ना, उसे मार्क्सवाद ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो बहुत छोटी चीज है। उसकी जड़ें हैं समाज में। और इसी नाते से मुझे थोड़ा सा एक और चीज लगा, माने एक तरह से कह लीजिए कि आप मानने लायक माने तो ठीक ही है, न मानने लायक माने तो कोई बात नहीं। वह यह कि जो धर्म है वो भी स्थिर नहीं रहे। सिक्खी बहुत उदार धर्म था। किसान आंदोलन के दौरान हम सबने जाना इस बात को कि वह धर्म ऐसा है, संभवतः एकमात्र धर्म होगा, जहां पर धार्मिक जो सत्ता है उसके लिए चुनाव होते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और भगत सिंह वगैरह ने लड़ाई लड़ी इसके लिए कि महंतों का कब्जा नहीं रहना चाहिए धार्मिक संस्थाओं पर। तो धर्म के भीतर लोकतंत्र की पैठ का एक उदाहरण है वो। इस बात को हम लोगों ने जाना किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन यह भी सही बात है कि एक दौर में सिक्खी बहुत ही कट्टर हो गई थी। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। तो जो धर्म है उसमें से कोई भी धर्म इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि वो सारतः ऐसा है। यानी वह भी सामाजिक परिस्थितियों के बदलाव के हिसाब से। अब कौन इस बात पर यकीन करेगा? मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एक किताब को, मैं चाहता था कि उनका भी जिक्र कहीं रहता इस किताब में, राहुल सांकृत्यायन। उनकी एक किताब है दर्शन दिग्दर्शन, और वैसी किताब दुनिया भर में बहुत कम मिलेगी। इस्लामिक फिलॉसफी पर बाकायदे उसमें एक चैप्टर है। इस्लाम के बारे में सबकी धारणा यह है कि उसमें दर्शन क्या हो सकता है, लेकिन बाकायदे उसमें एक चैप्टर है और मूल स्रोतों के सहारे वो लिखा गया चित्र है। तो जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था वह यह कि उसमें लिखा हुआ है कि जब ईसाइयत को कंपीट करना हुआ इस्लाम से, तो विश्वविद्यालय खोले गए। क्यों खोले गए? क्योंकि इस्लाम नॉलेज का धर्म था। नॉलेज सारा का सारा मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों के बीच में था। इसलिए उससे जब कंपीट करना हुआ ईसाई लोगों को, तो उन्होंने विश्वविद्यालय खोले। और इसलिए सारे शुरुआती विश्वविद्यालय जो हैं वो ईसाई धार्मिक संस्थाओं द्वारा खोले गए, क्योंकि उन्हें नॉलेज की दुनिया में कंपीट करना था इस्लाम से। अब इस बात पर कौन यकीन करेगा? तो एक समय इस्लाम वैसा भी था, पूरी दुनिया का ज्ञान। और इसमें कोई, माने लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान के भी सबसे महान ग्रंथ अरबिक में अनुदित हो चुके थे। तो पूरी दुनिया का ज्ञान एक जमाने में अनुवाद होकर के अरबी में था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों ने उस धर्म के भी स्वरूप को बदला। ईसाइयत भी, अब क्लेम करें लोग कि आज जनतंत्र वो फैला रहे हैं तो अलग बात है, अन्यथा बहुत कट्टरता निभाई है उन्होंने। तो इसलिए जो धर्म है, उन धर्मों की स्टडी के लिए सेकुलरिज्म से आप लाख गुरेज करें, लेकिन उनके अध्ययन के लिए कुछ सेकुलर कैटेगरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने ही क्लेम से, जिस बात को मार्क्स ने कहा ना
कि किसी युग को सिर्फ उसी आधार पर नहीं जांचना चाहिए जो वह युग या उस जमाने के लोग अपने बारे में कहते हैं, बल्कि उस जमाने की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनके प्रसंग में उस युग की परीक्षा करनी चाहिए। समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा यार सुप्रीम। तो इसलिए मुझे लगता है कि धर्म की भी परीक्षा जब हमें करनी चाहिए तो धर्म में जो कहा जा रहा है उसी आधार पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिन ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर धर्मों के स्वरूप में भी बदलाव आता रहा है, उनकी जो सामाजिक भूमिका रही है। अब आज की ही हम बात करें तो मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं और संभव है कि 10-12 साल पहले वहां पर था मैं, तो पुराना अनुभव मेरा पड़ गया। लेकिन जिसको आप हिंदी हार्टलैंड में भक्ति आंदोलन कहते हैं, जिसने मीरा जैसी एक विद्रोही स्त्री को एक सामाजिक आधार दिया, जो पूरे राणाशाही को चैलेंज करती हुई साधुओं के साथ अकेले घूम रही है, तो उसे कहां से ताकत मिल रही है? इस मूवमेंट से, जिसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन के दरमियान जिस तरह के धर्म के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, उस तरह का धर्म मुझे वहां पर दिखाई पड़ा है। वहां के समूचे गांव की हर एक गतिविधि के साथ धर्म जुड़ा हुआ, फिर भी वह ऐसा है जिसमें कोई कट्टरता आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। अब वहां पर जो है वो धर्माधिकार है, वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं? पुआल का जो है वो बना करके पांवों की रक्षा करने के लिए जो होता है पैड बना करके, पुआल का पैड बना करके क्रिकेट खेल रहे हैं। वहां पर डांस सिखाया जा रहा है जिसको क्षत्रिय डांस कहते हैं। तो एक मतलब पूरा समूचा समाज उससे प्रभावित है। लोगों के घर के झगड़े हो रहे हैं तो भी बुलाया जा रहा है सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस तरह का नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब कि धर्म भी अलग अलग समाजों में, अलग अलग ऐतिहासिक स्थितियों में अलग अलग भूमिका निभा सकता है। इसलिए उसे एक ही तरह का, और जब आप उसे, फिर से मैं कह रहा हूं कि हल्की सी मेरी निराशा है इस बात को लेकर के, अन्य परंपराओं के बारे में मैंने बात की ही, जैसे चीन है, जापान है, खुद इस्लाम है, तो उनकी बात मैं छोड़ दे रहा हूं। लेकिन भारत के भीतर भी आप कहिए तो बुद्धिज्म है, तो वहां उसी रूप में चीजें नहीं आई। तो मेरे कहने का मतलब कि जो धर्मों के बारे में अध्ययन है वो भी धर्म के अपने क्लेम के आधार पर होने की बजाय उससे कुछ सेकुलर किस्म के टूल्स के जरिए, और जब मैं टूल्स कह रहा हूं तो फिर मैं भाषा संबंधी एक दिक्कत का जिक्र कर दे रहा हूं, जिस बात को कहा ही अभी मणिंद्र भाई ने, उपागम। अब इस शब्द का अर्थ खोलने के लिए किताब में बहुत दूर आना पड़ा मुझे। वो मैंने लगभग बीच में आकर के मेथोडोलॉजिकल से समझ में आता है कि उपागम माने ये, और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ठीक ठाक एक जानकार सज्जन से मैंने पूछा कि उपागम माने क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी जटिल पुस्तकें पढ़ते हैं। समझ है? अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं पुस्तकों की ये खूबी होती है, जिनका मैंने जिक्र किया, राहुल सांकृत्य हैं। आश्चर्य करिएगा कि वहां पर विज्ञान शब्द का अर्थ वह है ही नहीं जो इस पुस्तक में है, या आमतौर पर जो हम लोग समझते हैं। वहां पर विज्ञान का अर्थ है अध्यात्म, विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में, है ना? तो ये शब्दों के साथ होता है, लेकिन फिर भी, और वो बाधाएं होती हैं,
तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ एक चीजों अभी की जा सकती थी। जो बात मैं कहना चाहता था उसमें वो ये बात शामिल थी कि जो भारतीय दर्शन है वह भी बहुत बड़ा है? रामचंद्र शुक्ल का इन्होंने जिक्र किया। रामचंद्र शुक्ल के उन निबंधों पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है और मेरा मानना है कि वो निबंध शुद्ध रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की उपज है, क्योंकि उनमें उससे प्राप्त चेतना के जरिए मनोभावों को देखा गया है। अगर किसी ने ध्यान से उन निबंधों को पढ़ा हो तो उसमें आप देखिएगा उस जमाने में बहुत इसका महत्व था ना, घृणा। तो प्रेमचंद पर किसी ने आरोप लगाया घृणा के प्रचारक हैं। प्रेमचंद ने कहा घृणा जरूरी है, आप खराब चीजों से प्रेम नहीं कर सकते, उनके प्रति घृणा आपके मन में होनी चाहिए। उसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने लिखा क्रोध आवश्यक चीज है। अगर स्वाधीनता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य न होता तो क्रोध की वो प्रशंसा न करते। इसी तरह से लोभ के विरोध में लिखा उन्होंने। तो बहरहाल तो रामचंद्र शुक्ल के प्रसंग में मतलब इतनी सी बात मुझे कहनी थी कि थोड़ा और उसकी डीप स्टडी की जरूरत है और फिर मैं कहूंगा कि उसके लिए भी कुछ सेकुलर टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगेन एक अंतिम बात कह करके मैं खत्म कर रहा हूं कि वेस्ट को भी साइंस, सेकुलरिज्म और रैशनैलिटी सिर्फ इतने में रिड्यूस कर देना उचित नहीं है, और ना ऐसा है कि उसके प्रति हमको कोई दुराव रखना चाहिए। दीज थिंग्स आर डिजायरेबल थिंग्स। कहा ही उन्होंने कि मान लीजिए एक दूसरे के साथ रहना सीखने के लिए जरूरी है कि हमें सेकुलर एटीट्यूड पैदा हो। खुद सेकुलरिज्म शब्द के लिए हिंदी में अगेन रामचंद्र शुक्ल से ही तो उन्होंने कहा सांप्रदायिक, जहां उन्हें आज जिस अर्थ में, अब सांप्रदायिक जब उन्होंने कहा तो उसका अर्थ कम्युनल नहीं था, उसका अर्थ था विशेष संप्रदाय, है ना। तो सेकुलर का मतलब इहलौकिक, इस मूल अर्थ में स्वाभाविक रूप से हम सबको, और जहां वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता नहीं है वेस्ट में और हिंदुस्तान का चिंतन सार्वभौमिक है, अगेन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। These both things need qualifications. Thank you.